करीब विधानसभा के चुनाव हैं, कुछ ही दिन महज बचे हुए हैं और उससे पहले राजस्थान की गहलोत सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है मिशन 2030। राजस्थान सरकार का मिशन 2030 आखिर है क्या, इसके क्या मायने हैं, रोड मैप क्या है, कैसे 2030 तक सरकार जो दावा कर रही है कि प्रगति की राह में राजस्थान को सबसे पहले नंबर पर लाएंगे, क्या ऐसा राजस्थान सरकार करेगी, क्या कदम उठाए जाएंगे। आज उस खास कॉन्क्लेव में इसी सब पर हम बातचीत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। जलदाय मंत्री मेरे साथ महेश जोशी जी मंच पर मौजूद रहेंगे। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को आप सुनेंगे थोड़ी देर बाद, उनसे भी तमाम सवाल जवाब होंगे। DOIT डिपार्टमेंट से अधिकारी कुछ हमारे साथ रहेंगे। इसके अलावा राजसिको के अध्यक्ष राजीव अरोड़ा जी भी होंगे। लेकिन सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं खास मेहमान जो कि DOIT यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अधिकारी हैं। मंच पर मैं बुलाना चाहूंगी सबसे पहले स्वीटी रामनानी और उमंग पुरोहित को। बहुत स्वागत है स्वीटी जी और उमंग जी आपका, प्लीज मंच पर आइए। आप ही से हम अपने सेशन की शुरुआत करेंगे, प्लीज कम। सेशन को मैं आगे बढ़ाऊंगी, साथ ही साथ मेरी सहयोगी अनन्या बेदी, उनको भी मैं मंच पर बुलाऊंगी और DOIT से रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे सबसे पहले अपने खास मेहमानों से हम वही करेंगे। हेलो, आप सभी खास मेहमानों का हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है और एक बार ज़ोरदार तालियों से आप सभी को अपना स्वागत करना चाहिए और उसके बाद हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। स्वीटी जी, क्योंकि मैं देख रही हूँ मिशन 2030 राजस्थान, जिसको लेकर रोड मैप तैयार किया जा रहा है। इन 7 सालों में राजस्थान जो है वो विकास के स्तर पर कितना आगे बढ़ जाएगा और कैसे राजस्थान को लगातार नंबर 1 बनाने के लिए राजस्थान में गहलोत सरकार जो है वो लगातार प्रयासरत है। लेकिन DOIT से जुड़े आप दोनों ही हमारे साथ हैं मौजूद इस वक्त। तो सबसे पहले शुरुआत जो मैं है स्वीटी जी आपसे करना चाहूँगी और ज़रा ये समझना चाहेंगे कि जो आर्किट है, आर्किट क्या है और इससे जो युवा है उन्हें कैसे फ़ायदा मिल रहा है। थैंक यू इंडिया न्यूज़ चैनल फॉर हैविंग मी। आर्केट राजस्थान सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी एक ऐसी गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है जिसमें आप देख रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी काफ़ी बढ़ रही है। तो कॉलेज से जो पास आउट बच्चे होते हैं और इंडस्ट्री को जो रिक्वायरमेंट होती है, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स और कॉलेज के एजुकेशन में देयर इज़ अ गैप, वो एक गैप है। उस गैप को फुलफ़िल करने के लिए आर्केट को इनिशिएट किया गया है। इस पे जो भी इंडस्ट्री लेवल की रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स हैं, जिस तरह से रोबोटिक्स में ज़्यादा इनोवेशंस हो रहे हैं या VMware, सिस्को, रेड हैट, जो आपके मोबाइल बनाने की जो चिप मैन्युफैक्चरिंग है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ये सभी जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज है, एडवांस टेक्नोलॉजी, जिसमें भी स्टूडेंट्स का STEM बैकग्राउंड है, मींस उसने साइंस मैथ्स बैकग्राउंड लिया है, उसको एम्पावर करके उसको इंडस्ट्री में इजीली प्लेसमेंट हो जाए, वो अपना रोजगार हासिल कर सके और एजुकेशन के स्तर को थोड़ा और एम्पावर करके वी हैव स्टार्टेड दिस आर्केट एज अ फिनिशिंग स्कूल। ठीक है, आपने आर्केट का जिक्र किया स्वीटी जी। उमंग जी, मेरा आपसे सवाल है, जब भी किसी राज्य की हम बात करते हैं, जितना ज़रूरी हेल्थ सेक्टर होता है, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इसके अलावा सड़कों की अगर हम बात करें, पानी की बात करें, बिजली की बात करें, उतना इम्पॉर्टेंट IT भी हो जाता है, उतना ही इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो सेक्टर है वो भी हो जाता है। आप पहले से रही हैं, पिछले 5 सालों में कितना बदलाव हुआ है और मिशन 2030 को लेकर, चूंकि मुख्यमंत्री ने सपना देखा है मिशन 2030 में राजस्थान राज्य को सबसे आगे सभी राज्यों से लेकर जाना है, तो ऐसे में IT सेक्टर का आगे 7 सालों का 2030 तक की चूंकि हम बात कर रहे हैं, तो क्या रोल रहेगा, आप लोगों की कितनी तैयारी है? डिपार्टमेंट ऑफ IT वन ऑफ द फ्यू डिपार्टमेंट्स है जो काफ़ी स्कीम्स की बैकबोन रहा है राजस्थान में इम्प्लीमेंटेशन के लिए। आप EPDS स्कीम ले लीजिए, आप ई मित्रा प्लस, जन सूचना पोर्टल, जन आधार, काफ़ी ऐसी, और लेटेस्ट इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना जो कि काफ़ी अभी चर्चा में भी है। ये कुछ फ्लैगशिप इनिशिएटिव्स रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ IT के, और माइंडसेट एक ही है कि जन जन तक ये सुविधाएं कैसे पहुँचे और डिजिटल लिटरेसी को ध्यान में रखते हुए
कैसे एक आम जन इन बेनिफिट्स का यूज़ ले सके। और बेशक ईज़ जो होता है ना, एक ह्यूमन ईज़, टेकी इंसान के लिए बहुत इजी होता है, आप उनको स्मार्टफोन दीजिए वो यूज़ कर लेते हैं, लेकिन एक जो रूरल एरिया में जो एक वुमेन बैठी हुई है वो कैसे इसको यूज़ कर सके, कैसे गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में पता कर सके। DOIT की हर इनिशिएटिव का यही ओवरव्यू रहता है कि ईज़ ऑफ गवर्नेंस हम कैसे प्रोवाइड कर सकें। तो यही हमारा विजन है कि जो भी स्कीम्स डिजिटल एम्पावरमेंट को ध्यान में रख रही है और डिजिटल लिटरेसी को आगे बढ़ा रही है, उनको बढ़ावा दिया जाए और जन जन तक IT का माइंडसेट चेंज किया जाए कि IT सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं है। अगर आप कोशिश करेंगे तो आप भी इन योजनाओं से बेनिफिट हो सकेंगे। बिल्कुल। मेरा सवाल स्वीटी जी आपसे है, क्योंकि चिरंजीवी योजना का मैंने देखा है काफ़ी ज़्यादा जिक्र हो रहा है। बेसिकली चिरंजीवी योजना है क्या और कैसे इसका लोगों को लाभ मिल रहा है, कैसे लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं? राजस्थान सरकार द्वारा चिरंजीवी योजना जो लॉन्च की गई है, इट्स काइंड ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस के तौर पर इसको लॉन्च किया गया है, जिसमें जो भी निराश्रित असहाय परिवार हैं, श्रमिक हैं, संविदा कर्मी हैं, वो इसका लाभ उठा सकते हैं, जिसमें 25 लाख तक का कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। 25 लाख तक का आप कोई भी इलाज किसी भी चिरंजीवी अस्पताल में करा सकते हैं। लिस्ट ऑफ एम्पावर्ड जो कि हॉस्पिटल्स हैं उनके पास उनकी लिस्ट है हमारे पास, जो राजस्थान सरकार द्वारा अधिकृत हैं, उसमें आपको निःशुल्क 25 लाख तक कैशलेस इलाज उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके अलावा अगर जो बाकी अन्य परिवार हैं उनका प्रीमियम 850 रुपये से उनको हर साल 1 ईयर में एक बार 850 रुपये का प्रीमियम उनको देना पड़ेगा और उसके बाद वो हेल्थ इंश्योरेंस उनके लिए 25 लाख तक का निःशुल्क इलाज उपलब्ध करवाएगा। सो यस। आपसे उमंग जी मेरा एक सवाल है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि जब आप अर्बन सिटी में जाते हैं, अर्बन एरियाज़ में जाते हैं, तो हर हाथ में स्मार्टफ़ोन होता है, लेकिन स्मार्टफ़ोन अगर राजस्थान में महिलाओं के पास है, यानी कि कोई भी सरकार से जुड़ी योजना है तो उन तक सबसे पहले पहुँचती है। तो इस स्मार्टफ़ोन के ज़रिए आज के समय में महिलाएँ कितनी सशक्त हो पाई हैं राजस्थान में? कहना नहीं चाहिए, लेकिन स्मार्टफोन और महिलाओं का एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन मैं ये मानती हूँ। और सबसे ज़्यादा यूज़र्स अगर फ़ोन की हैं तो वो महिलाएं जानी जाती हैं। तो मैं तो ये मानती हूँ कि इस जो इनिशिएटिव से सबसे बड़ा बेनिफिट जो ये मिल रहा है, आपका जो बल्क मास है वुमेन का, उनको अगर गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम है जो कब आती है कब जाती है अदरवाइज़ हमें पता नहीं चलता। शहरों में जो लोग रहते हैं उनके पास में ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा ईजीली अवेलेबल होती है, लेकिन गाँव तक अगर आपको जाके किसी स्कीम का प्रचार प्रसार करना है तो आपको कोई ऐसा मीडियम यूज़ करना पड़ेगा जो उनके रोज़मर्रा में काम आता है। तो स्मार्टफोन से बेहतर कोई उमंग जी, ये तो आपने स्मार्टफोन से महिलाओं को जोड़ दिया। अब बच्चों की भी बात होनी चाहिए, क्योंकि देश का भविष्य युवा है, बच्चे हैं। बच्चों को भी जो 10th 12th के या फिर जो कॉलेज के बच्चे हैं उनको भी सरकार स्मार्टफोन्स वितरित कर रही है। और हमने देखा कि ऑनलाइन क्लासेस जब कोविड के दौरान चली तो बहुत ज़्यादा बच्चे फ़ोन के करीब आ गए। माँ बाप की ये कोशिश रहती है कि बच्चों को फ़ोन से दूर रखें, लेकिन कोविड में मजबूरियाँ ऐसी थीं। सरकार ने जो स्मार्टफोन्स दिए हैं, जो कि आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर से आती हैं, उसमें कौन कौन सी ऐप्स हैं जो स्किल एनहांसमेंट है बच्चों का वो बेहतर तरीके से हो पाए? बच्चों को ध्यान में रखते हुए कैसे जो डिजिटल क्रांति है वो लाने की कोशिश है आप लोगों की? आपसे मेरा सवाल है स्मृति जी। बेहतर इसका जवाब दे पाएंगी, बिकॉज माइंडसेट एक ही है। वाइल आपने बहुत अच्छा पॉइंट मेंशन किया है कि स्मार्टफोन अक्सर ऐसा कहा गया है कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, बट वो डिपेंड करता है कि यूज़र पे वो उसको किस तरीके से बेनिफिट में ले रहा है। आज के टाइम में अगर आप अपडेटेड नहीं हैं और आसपास क्या चल रहा है, अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो आप कहीं ना कहीं अपने करियर में पिछड़ जाते हैं। ये एक माइंडसेट ही नहीं, ये बदलते हुए समय की एक रिक्वायरमेंट भी है। इस इंटेंशन के साथ में गवर्नमेंट ने ये स्मार्टफोन वितरित जो किए हैं वो स्टूडेंट्स के लिए भी केटर कर रहे हैं। अब रही बात गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम हो, सारी मोबाइल एप्लीकेशंस जो हैं स्किलिंग से रिलेटेड, सेक्टर से रिलेटेड हो या हेल्थ से रिलेटेड हो या फिर पेंशन स्कीम्स जो कि अगेन उनके बेनिफिशरी अलग आ जाते हैं, आपका राशन टाइम पे आपको कब मिल रहा है, ये सारी ही मोबाइल एप्लीकेशंस आपको स्मार्टफोन एक्सेसिबल आज के टाइम में है। तो आपके घर पे अगर कोई पढ़ता लिखता बच्चा है या एक महिला है जो एक पेंशन बेनिफिशरी है, उन सब को अपनी लेटेस्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखने के लिए एक
स्मार्टफोन एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी स्कीम को मैं मानती हूँ। उमंग जी, क्योंकि बात मुझे लगता है यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप की भी करनी चाहिए, क्योंकि न्यू एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत ज़्यादा आपका आईटी डिपार्टमेंट जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो बढ़ावा दे रहा है, और इसमें सरकार के साथ साथ एक बड़ा योगदान जो है वो आपके डिपार्टमेंट का है। कैसे आप लोग इसके ज़रिए लोगों को, युवाओं को, और एक तरह से ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स को भी अट्रैक्ट कर पा रहे हैं कि वो इस न्यू स्टार्टअप्स की तरफ और न्यू एंटरप्रेन्योरशिप्स की तरफ बढ़ें? बिल्कुल, आपने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सवाल किया कि कैसे अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। आज के टाइम में सब जानते हैं कि जॉब मिलना एक बहुत आसान काम नहीं है, जो कंपटीशन है, जो स्किल सेट्स है, काफ़ी हाई एट स्टेक है। तो गवर्नमेंट का बहुत क्लियर इंटेंशन है कि आप जॉब सीकर्स से ज़्यादा जॉब क्रिएटर्स बने, और इसी इंटेंशन को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट की जो फ्लैगशिप इनिशिएटिव है आई स्टार्ट राजस्थान, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ आईटी के अंडर परव्यू में आता है, ऑपरेट करती है। अब आपने बात करी युवाओं की, तो युवाओं के लिए जहाँ आई स्टार्ट राजस्थान एक अलग इंसेंटिव्स और काफ़ी अलाइंड एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करता है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, स्टूडेंट्स के लिए भी इसमें स्कूल इनोवेशन चैलेंज हम प्रोवाइड करते हैं। स्कूल स्टार्टअप प्रोग्राम है जिसमें एक 10th क्लास में पढ़ता हुआ बच्चा अगर अपने आइडिया से लेकर उसको अगर किसी प्रोडक्ट में डेवलप करना चाहता है तो इसके लिए भी गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है स्वीटी जी, राजस्थान अगर हम पिछले 5 सालों की बात करें तो आईटी सेक्टर में बहुत आगे बढ़ा है, और अब तो वन्य जीवों की निगरानी भी आईटी के माध्यम से हो रही है। तो इसकी क्या स्कीम है, ये क्या प्रोजेक्ट है, आप बताएंगे? ये राजस्थान सरकार का ये प्रोजेक्ट है वाइल्ड लाइफ सर्विलेंस एंड एंटी पोचिंग सिस्टम। ये रेफर करता है कि हमारे जो भी वन्य जीव हैं, सरिस्का, मुकुंदरा एंड रणथंबोर, यहाँ पे जो भी हैं, यहाँ पर थर्मल ऑप्टिकल सेंसर से सुसज्जित कैमरास लगाए गए हैं, ताकि इलीगल जो हंटिंग होती है एनिमल्स की, शेर होते हैं जिनकी इलीगल हंटिंग होती है, या इवन लकड़ी को भी स्मगल किया जाता है, जो इम्पोर्टेड जलाऊ लकड़ी होती है, चंदन की लकड़ी होती है, इसको स्मगलिंग की जाती है, उसको रोकने के लिए और इलीगल एक्टिविटीज़ को इस एरिया में रोकने के लिए और वन्य जीवों की सेफ्टी के लिए ये गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च किया है। अच्छा, मुझे लगता है क्योंकि कोविड के बाद स्वीटी जी हमने देखा कि ऑनलाइन क्लासेस का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और मुझे लगता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बिना ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। आप लोगों का बहुत बड़ा इसमें रोल है। कैसे इसके ज़रिए युवाओं को फ़ायदा हो रहा है? और अब तो हमने देखा है कि क्लासेस लोग कम अटेंड करते हैं और ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा अटेंड करते हैं, और मुझे लगता है कि वो लोगों के लिए बहुत ईजी हो गया है। राइट, मैं इसको एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के साथ आपको शेयर करना चाहूँगी। आपको पता है जो भी सक्षम स्तर के परिवार होते हैं शहरों में, वहाँ 5 से 6 साल का बच्चा आराम से मोबाइल यूटिलाइज कर लेता है आराम से, और वहाँ पर जो ग्रामीण इलाकों में जो असक्षम परिवार हैं, जो अपने इतने बच्चों को मोबाइल फ़ोन्स एक्सेस नहीं दे सकते, इंटरनेट नहीं दे सकते हैं, अब आपको ये पता है यूट्यूब और हर जगह इवन अब्रॉड की भी स्टडीज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज उपलब्ध करवाए जा रहे मोबाइल पर, इंटरनेट। तो गवर्नमेंट को लगता है कि क्योंकि रूरल सेक्टर के जो लड़कियां हैं, जो युवा हैं, वो पीछे ना रह जाएं, वो भी शहर के बच्चों के बराबर मेहनत कर सके। एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, दिस इज़ अ न्यू वे कि इन्फॉर्मेशन का एक्सेस हर परिवार के पास, हर युवा के पास होना चाहिए। तो उसी क्षेत्र में हम उनको ऑनलाइन क्लासेस जो है वो अपने मोबाइल से पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग है, कई स्कॉलरशिप है। ये जो स्मार्टफोन योजना है सरकार की प्री लोडेड ऐप्स के साथ आती है। दैट मीन्स कि आपकी किस तरह की स्कॉलरशिप्स के लिए आप एलिजिबल हैं, किस तरह का क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं, ये सब घर बैठे आपको ये सुविधा मिल रही है। ये इसमें एक और बात ये भी है कि प्राइवेट स्कूल्स में टीचर्स अवेलेबल होते हैं, दे आर ऑन सैलरी, बट सरकारी स्कूल में काफ़ी जगह टीचर्स की कमी है। तो वहाँ हर जगह, जैसे मैं कभी सरकारी रूरल सेक्टर के स्कूल्स में गई थी तो पता चला कि हिस्ट्री के टीचर है नहीं अभी अवेलेबल, या ज्योग्राफी के नहीं है। तो वो बच्चा क्या करता है, वो बच्चा खुद से यूट्यूब से पढ़ के और पूरी क्लास को पढ़ाता है।
हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी इज़ फाइन, बट जब साइंस की बात आती है, जब मैथमेटिक्स की बात आती है, ऐसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स, वो 10th क्लास का बच्चा पूरी खुद भी पढ़े और पूरी क्लास को पढ़ाए, तो दिस इज इन शॉर्ट हम माने स्वीटी जी की राजस्थान सरकार ने और आपके डिपार्टमेंट ने बच्चों के लिए बहुत काम किया है। देखिए, बात महिलाओं की हुई है, यहाँ पर बच्चों की हुई है, अब देश के अन्नदाता किसानों की भी बात होनी चाहिए। और राजस्थान सरकार हमारे किसान भाइयों को भी मंच प्रदान करती है, ठीक कह रही हूँ ना मैं? आईटी सेक्टर का इसमें कितना बड़ा रोल है? कितने किसान प्रदेश के ऐसे हैं जो लाभान्वित हुए हैं? और अभी भी देखिए कई किसान ऐसे हैं, कई जगह ऐसी है राजस्थान में जहां पर इंटरनेट नहीं पहुंच पाया है, कई किसान भाइयों के पास मोबाइल नहीं है, तो उनको कैसे पता लगे सरकार की योजनाओं के बारे में, वो कैसे लाभान्वित हों? इस पर कैसे आप लोग जोर देते हैं? इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ आईटी ने राज किसान पोर्टल लॉन्च किया है। राज किसान पोर्टल पर समस्त, आपको पता है जब किसान को ज़रूरत होती है तब सिंचाई से लेके खाद, बीज, धनराशि, उसकी फसल की सुरक्षा, उसको वहाँ से लाके मंडी तक लेके आना, उसको फिर उसको सेल करना, ये सब एक स्ट्रीमलाइन करने के लिए प्रोसेस को राज किसान पोर्टल, एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है, जहाँ पर किसान अपनी सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, खाद बीज वगैरह खरीद सकते हैं, प्लस जो युवा कृषक है वो अपने ट्रेनिंग स्किल ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। सो इट्स लाइक अ इंटीग्रेटेड गेटवे जिसके तहत सारे किसानों को एक मंच दिया गया है जिससे वो समस्त प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है। उमंग जी, एक बार क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप में मैं फिर से आना चाहूँगी और ज़रा आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि राजीव गांधी इनोवेशन जो एक तरह से कहा जा सकता है कि चैलेंज है, जिसमें कोई भी व्यक्ति आउट ऑफ द बॉक्स जाकर अगर कोई इन्वेंट करता है या कोई आइडियाज़ लेकर आता है, तो इसके ज़रिए आपका डिपार्टमेंट उसमें कैसे, और सरकार का उसमें क्या रोल होता है, और कैसे उस योजना को या उस जो इन्वेंशन किया है उसको आप लोग आगे बढ़ाते हैं, और कैसे वो व्यक्ति लाभान्वित होता है? बिल्कुल, आपने एक बहुत ही हमारी एक की इनिशिएटिव के बारे में बात छेड़ी है, और मैं बताना चाहूँगी ये वन ऑफ दी रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट स्कीम है। कोई स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कर नहीं रही है। नॉर्मली जब भी हम गवर्नमेंट स्कीम्स या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी बात सुनते हैं, टेंडर से रिलेटेड, तो अपन देखते हैं बहुत ज़्यादा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। कोई नया जिसने नया बिजनेस शुरू किया है, स्टार्टअप है, एमएसएमई है, उनके लिए तो एंट्री डोर वैसे ही नहीं पॉसिबल हो पाता। ये एक कॉमन माइंडसेट है, बट इस माइंडसेट से हमारा उभरने का प्रयास रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ आईटी इस तरफ काफ़ी पहल कर चुका है, और उनमें से एक पहल जो हमारी है ये राजीव गांधी इनोवेशन चैलेंज है, जो बेसिकली दो तरीके से चलते हैं। एक, अगर आपको लगता है कि आपके पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जो किसी सिटीजन सेंट्रिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, और आपको लगता है गवर्नमेंट अगर उसमें इन्वॉल्व होती है तो ओवरऑल स्टेट के लिए, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, तो आप डिपार्टमेंट ऑफ आईटी को पिच कर सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग इसमें ये है कि आपको वो सोल्यूशन एग्जीक्यूट करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ आईटी अप टू द ट्यून ऑफ 5 CR का आपको ग्रांट प्रोवाइड करेगा माइलस्टोन बेसिस पे, जिसमें आप अपने दिए हुए प्रोजेक्ट को किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा। सरकार का, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मिशन 2030, इसके लिए विजन डॉक्यूमेंट भी जारी होने वाला है। उसको तो अभी जारी होने में समय है, लेकिन चूंकि अब हम खास कार्यक्रम यहाँ पर कर रहे हैं, हमारे बीच बहुत सारे लोग हैं, टीवी पर भी हमें कई सारे लोग, लाखों करोड़ों लोग देख रहे होंगे, कुछ बताएंगी हमारे दर्शकों के लिए आईटी डिपार्टमेंट के लिए क्या सेट किया गया है गोल, अगर आप बताना चाहें या फिर बता पाएँ। मिशन 2030 की अगर हम बात करें तो उसमें आईटी डिपार्टमेंट का क्या रोल हो सकता है, कैसे आप लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, और चूंकि सुझाव भी मांगे गए हैं सरकार की तरफ से ऑनलाइन पोर्टल पर, कितने सुझाव अभी तक आ चुके हैं, क्या क्या सुझाव आए हैं, उस पर सरकार मंथन कर रही है, उसी के आधार पर क्या विजन डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा है? ये सारा प्रोसेस अभी ऑनगोइंग है। इसमें हमने सिटीजन से अलग अलग तरह के सजेशंस लिए हैं कि किस तरह से आप राजस्थान को ग्रो होते हुए देखना चाहते हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स आप ग्राउंड लेवल पर फेस करते हैं, जिसको सरकार की टीम, सरकार की जो हम DOIT डिपार्टमेंट है या अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, सरकार से आप क्या अपेक्षा रखते हैं और सरकार आपके लिए क्या क्या उस चीज़ को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या ब्लूप्रिंट तैयार कर सकती है। इस तरह के सजेशंस हम ले रहे हैं अभी सभी सिटीजन
से, और इसी की शॉर्ट लिस्टिंग की क्या इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, क्या अभी ये इसमें ऑन गोइंग प्रोसेस है? उमंग जी, आप कुछ इस पोर्टल के बारे में, जो पोर्टल बनाया गया है, सुझाव जो लिए जा रहे हैं, क्या कोई दिक्कत तो लोगों के सामने नहीं आए? आसानी से लोग अपने सुझाव दे पाएं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने लोगों से कहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या में पार्टिसिपेट आप कीजिए, जो आप लोग सजेस्ट करेंगे उसी के आधार पर विजन डॉक्यूमेंट तैयार होगा। तो कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है इस पूरे प्रोजेक्ट को? मैं तो ये कहना चाहूँगी, ये तो बेसिकली किसी से विश लिस्ट मांग ली वाली सिचुएशन हो गई है कि आप बताएं आप राजस्थान को 2030 में कैसे देखना चाहेंगे। मतलब ये बहुत रेयर होता है। नॉर्मली गवर्नमेंट को ये ऐसे कहा जाता है, तानाशाह के रूप में कहा जाता है कि स्कीम इम्प्लीमेंट कर दी और फिर अब जैसे है जो करना पड़ेगा। बट ये एक ओपन डोर एंट्री है। आप बताएं क्या आपकी समस्या है, कैसे आपको लगता है कि आप गवर्नमेंट उसमें कंट्रीब्यूट कर सकती है, और कैसे डिजिटल लिटरेसी की तरफ या एम्पावरमेंट की तरफ पहुंच सकती है। क्योंकि राजस्थान को माना जाता है कि एक रूरल बैकग्राउंड से ज़्यादा एसोसिएट किया जाता है, और जबकि देखा जाए तो राजस्थान में ऐसी कोई कमी नहीं है बाकी हमारे जो देश हैं, मतलब स्टेट्स हैं, उनके कंपैरिजन में। तो सिटीजन से मेरी तो यही आग्रह रहेगी, आप इस पोर्टल का यूज़ करें। इस पोर्टल में जो भी अपने सुझाव हैं आप देना चाहें, बिल्कुल इसमें इंक्लूड करें, और गवर्नमेंट इस तरफ विचार विमर्श करेगी, और जो प्रैक्टिकल सोल्यूशन होगा और जो सिटीजन्स को लाभान्वित करेगा, गवर्नमेंट के इंटेंशन वही है कि उसको इंक्लूड किया जाए। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि शायद लोग जो हैं वो इस पूरे कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, और बड़ी संख्या में सरकार को सुझाव भी आ रहे हैं। लेकिन बात जब हम राजस्थान संपर्क की करते हैं, मेरा सवाल स्वीटी जी आपसे है, तो सभी जानते हैं कि इसमें अगर आपकी कोई भी शिकायत है उसका निवारण होगा ही होगा। किस तरह का एक तरह से मैकेनिज़्म जो है वो इसमें यूज़ होता है? क्योंकि किसी भी डिपार्टमेंट से जुड़ी शिकायत हो, आप इस पोर्टल पे डालेंगे तो आपको इसका समाधान मिलेगा। कैसे काम करता है आईटी डिपार्टमेंट ऑफ आईटी ने एक राजस्थान संपर्क नाम का इनिशिएटिव लॉन्च किया है। ये राजस्थान संपर्क उन सभी के लिए, राजस्थान के सिटीजन्स के लिए ओपन है, जिसमें आप किसी भी विभाग से किसी भी तरह की जो समस्या है, चाहे रोड कहीं टूट गई है, या लाइट कहीं नहीं चल रही है, या पेड़ इवन कट रहे हैं, या कोई भी बात है, खेत का कोई प्रॉब्लम है, या पशु का कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ का कोई प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, वो आप सरकार में दर्ज करा सकते हैं। पहले भी दर्ज होती थी पर उसमें कोई टाइम बाउंड नहीं था, 6 महीने तक नहीं रिजॉल्व हुई तो भी उसको कोई कहने वाला नहीं था। अब आप 181 पर डायल करके अपनी समस्या को अपनी भाषा में वहाँ पर दर्ज करा सकते हैं। दर्ज करने के बाद वो राजस्थान सरकार के उस डिपार्टमेंट को लोड हो जाएगी, और टाइम बाउंड व्यवस्था है। यही सवाल आपसे अगला करने वाली थी। देखिए, समस्याएं तो बहुत आती हैं, अलग अलग विभागों से जुड़ी आती हैं, लेकिन उनका निवारण कितने दिनों में होता है? मतलब ऐसी क्या व्यवस्था है, क्या मैकेनिज्म है आप लोगों का कि मैकेनिज्म ये है कि जो ब्लॉक स्तर होता है, पंचायत तहसील स्तर होता है, वहाँ पर हम L1 जो लेवल है वहाँ पर एक टाइम बाउंड 30 दिन का अवधि देते हैं। उसके बाद अगर वहाँ पर रिजॉल्व नहीं हुई या उसका कोई निस्तारण नहीं हो पाया तो वो अपग्रेड हो जाती है जिला लेवल पर, L2 लेवल पर, कलेक्टर लेवल पर, और उसके बाद उसी को भी उतना ही टाइम ड्यूरेशन देने के बाद उसके बाद L3 पर, स्टेट हेडक्वार्टर्स पे वो एस्केलेट हो जाती है, जिसमें सीएम साहब के यहाँ से L4 पे मॉनिटरिंग होती है कि कंटिन्यूअसली कितनी शिकायतों का निवारण हुआ, कितने लोगों को राहत पहुँचाई गई, और कितनी अभी पेंडिंग किस किस लेवल पर है, किस किस अधिकारी के पास कितने दिन से पेंडिंग वो फाइल है। तो ये एक स्ट्रक्चर बना दिया गया है ताकि लोगों को इजी सॉल्यूशन मिल पाए हर प्रॉब्लम का। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि शायद समय कम लगेगा, समस्याएं जल्दी सॉल्व होगी, तो ये लोगों के लिए बहुत राहत की बात है। उमंग जी, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट को लेकर चर्चाएं बहुत ज़्यादा हैं, राजस्थान सरकार इस पर फोकस भी कर रही है, और मुझे लगता है ये ज़रूरी भी हो गया है कि 10th के बाद ही अगर बच्चे को ये पता चल जाएगा कि वो किस क्षेत्र में आगे जाना चाहता है तो कुछ बड़ा वो ज़रूर कर पाएगा। इसको लेकर सरकार फोकस कर रही है, और इसमें एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे आप लोग जोड़ रहे हैं इसके ज़रिए, और बच्चे कैसे उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं? बच्चों का एंटरप्रेन्योरशिप का और स्किल का बहुत ही एक अटूट नाता है, ऐसा मैं मानती हूँ। और आईस्टार्ट राजस्थान प्रोग्राम जो कि फ्लैगशिप इनिशिएटिव है स्टार्टअप रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए, ने एक माइलस्टोन सब इनिशिएटिव लॉन्च किया है स्कूल स्टार्टअप प्रोग्राम के तहत। बोलना बहुत आसान है कि हमने लॉन्च कर दिया है, बट अब इम्प्लीमेंट कैसे करें। एक गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा जो कि एक बाड़मेर जैसे अगर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, आज उसको जानना है कि कैसे वो अपने आइडिया को और एनहेंस कर पाता है, तो
उसके पास क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो मैं बताना चाहूँगी कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक चुनिंदा गवर्नमेंट स्कूल और एक चुनिंदा गवर्नमेंट कॉलेज में डिपार्टमेंट द्वारा लॉन्च पैड एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं, जो कि एजुकेशनल हेडक्वार्टर से कनेक्टेड होंगे, जो इंटर्न कनेक्टेड होंगे स्टेट हेडक्वार्टर से, जो कि जयपुर हैं। हर लॉन्च पैड में कोऑर्डिनेटर्स डेडिकेटेडली इस कार्य के लिए उपलब्ध रहेगा कि कोई बच्चा अगर आता है और उसे किसी भी तरीके की मदद की ज़रूरत है तो वो उनसे आके डिस्कस कर सकता है, कंसल्ट कर सकता है कि वो कैसे अपने आइडिया को और बेटर और एनहांस कर सके और प्रोडक्ट के रूप में उसको डेवलप कर सके। इतना ही नहीं, स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित करना उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसके तहत इनोवेशन हम लोग चैलेंज, जो कि एक रूटीन प्रोसेस है, जिसका फर्स्ट हमने लास्ट ईयर लॉन्च किया था और काफ़ी स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर्स को अवार्ड भी दिए थे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड एजुकेशनल HQ पे। और सेकंड हम उसका क्या कुछ लेके आ रहे हैं। फिगर्स उमंग जी आप रख पाएंगी? बिल्कुल, 41 lakhs के अराउंड हमने इसमें प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट किया है एंड क्लोज टू 51 अवॉर्डीज रहे हैं आई स्टार्ट स्कूल इनोवेशन चैलेंज के। और सेकंड इंस्टॉलमेंट की शुरुआत हो गई है। इनफैक्ट हमने सारे एजुकेशनल HQ में लास्ट प्रोग्राम कल ही था, जो कि हमने बीकानेर में किया है, उसकी आउटरीच और अवेयरनेस के लिए कंडक्ट करवाया है। बिल्कुल, इंटरनेट बहुत एक अहम हिस्सा आजकल के हमारे जीवन में है स्वीटी जी। वाईफाई के लिए, मतलब वाईफाई की सुविधा मिले, कई ऐसे गांव हैं जहां पर राजस्थान में अभी भी बिजली पानी की समस्या है, तो ऐसे में ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हो गई, इंटरनेट फिर वहां के लिए बहुत बड़ी बात हो गई। तो आप लोगों की किस तरह से कोशिश रहती है कि ऐसी जगहों पर भी लोगों को इंटरनेट की सुविधा मिल पाए ताकि बच्चे पढ़ सकें, उनको सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी मिल सके? सबसे पहले सरकार ने राजनेट करके एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जिसमें समस्त जो अटल सेवा केंद्र जो पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पे, गांव-गांव के स्तर पर राजनेट की ऑप्टिकल फाइबर लाइंस डाली गई थी और वहां पर सभी को ब्रॉडबैंड उपलब्ध करवाया गया था। बट फिर सरकार को लगा कि ब्रॉडबैंड से भी कुछ ही बिल्डिंग्स में सुविधा हो पाई है, क्यों ना इंडिविजुअल स्तर पर हम इंटरनेट को पहुंचाने की कोशिश करें। इसीलिए जो स्मार्टफोन योजना है उसमें सरकार 3 इयर्स का जो डेटा है वो फ्री दे रही है। सो दैट्स, और पर मंथ 5 GB का डेटा आपको फ्री मिल रहा है। एंड तो ये घर घर तक हर इंसान के मोबाइल में आ गया। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है और इसके लिए ज़ोरदार तालियां ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि स्मार्टफोन है और अगर इंटरनेट नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो जिसको अगर सरकार फ्री दे रही है तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसी के ज़रिए योजनाएं आप तक पहुंचेंगी। लेकिन बात अगर हम अभय कमांड सेंटर की करें, तो अभय कमांड सेंटर अभी तक कितने खोले जा चुके हैं, कैसे कैसे इनके ज़रिए नज़र रखी जा रही है, कैसे ये पूरे मॉनिटर हो रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अभय कमांड सेंटर जो गवर्नमेंट की स्कीम है, इसमें आपको पता है कि बहुत सारी क्राइम की बात हम करते, रोज न्यूज़ में देखते हैं क्राइम हो रहा है। तो मेजरली इस क्राइम को होल्ड करने के लिए या इसको पकड़ने के लिए हमने ये लॉन्च किया है, जिसमें हर सड़कों पर कैमरास लगाए गए हैं। कैमरास लगाने से क्या है कि हम जो व्हीकल्स है उसका रियल टाइम सर्विलेंस करते हैं। उसमें रियल टाइम सर्विलेंस में चालान वगैरह वो हम कर सकते हैं, क्रिमिनल्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर पुलिस उसका पीछा करी तो हम LCD मॉनिटरिंग पे सेंट्रलाइज सिस्टम से उसको देख सकते हैं कि कहाँ पे क्या मूवमेंट हो रहा है। ट्रैफिक मैनेजमेंट कर सकते हैं, कहीं जाम लग गया या कौन सी स्थिति पैदा हो गई, तो अगर आपको दूर से ये सारा एक व्यू दिख रहा है हर सड़कों का, हर सड़क पे हम ट्रैफिक पुलिसमैन नहीं लगा सकते। सो एक ओवरऑल एब्स्ट्रैक्ट व्यू जो आपको दूर से दिख रहा है, तो दिस इज बेनिफिशियल कि उससे आसानी हो जाती है। यानी कि बहुत स्मार्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में राजस्थान हो गया है और तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आप सोचिए 2030 का जो विजन मुख्यमंत्री ने सेट किया है, उसमें फिर क्या होगा? अच्छा, कुछ चैलेंजेस मानती हैं क्या उमंग जी आप कि चैलेंजेस कुछ रह सकते हैं? और बुजुर्गों की बात कर लेते हैं हम, चूंकि बुजुर्गों का अब तक हमने जिक्र नहीं किया। बुजुर्गों के लिए क्या स्कीम है आप लोगों के पास? बुजुर्ग आसानी से जो योजनाएं हैं सरकार की उनके बारे में जान पाएं, अगर बुजुर्गों की कोई समस्या है उनसे रिलेटेड क्या स्कीम राजस्थान सरकार की आपके डिपार्टमेंट में? बुज़ुर्गों से रिलेटेड खैर पेंशन स्कीम तो ऑब्वियसली उनको मतलब एक अपने पैरों पे खड़े रखने के लिए ये तो प्रोवाइड करी ही जाती है। बाकी उसके अलावा हर ग्राम पंचायत लेवल पे जो ई मित्रा प्लस सेंटर्स हैं, वहाँ पे कोऑर्डिनेटर्स हैं, तो कोई भी तरीके, क्योंकि हम मानते हैं कि जो डिजिटल लिटरेसी है वो उस जनरेशन के लिए
मुश्किल है। तो कोई भी अगर गवर्नमेंट की स्कीम से रिलेटेड उनको कोई डॉक्यूमेंटेशन फाइल करना है या कोई लाभ लेना है तो वो ई मित्रा प्लस सेंटर्स पे जा सकते हैं, उसकी जानकारी ले सकते हैं और वहाँ प्रेजेंट जो व्यक्ति है उनको इस मामले में हेल्प भी कर सकता है। तो वो किसी चीज़ से वंचित नहीं रहेंगे, चाहे वो बुज़ुर्ग हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्चे हो, कोई भी वंचित नहीं रहना चाहिए। यही सरकार का इंटेंशन रहता है। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि जिस तरह से आईटी डिपार्टमेंट काम कर रहा है और कोई भी वर्ग जो है वो वंचित रह नहीं पाएगा किसी भी योजना का लाभ लेने से। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। उमंग जी, स्वीटी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आगे के सेशन में हम आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ और भी तमाम खास नेता जुड़ेंगे, लेकिन इसके बाद जो सेशन है वो राजीव अरोड़ा जी, राजसीको चेयरमैन है, हमारे साथ जुड़ेंगे। आप लोग रहिएगा हमारे साथ। किस तरह से इन तमाम योजनाओं को राजस्थान सरकार का लाभ मिल रहा है ये हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।